नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीधा लखनऊ चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहले से व्यवस्था कर दी है कि प्राकृतिक खेती से जो भी अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, ये भी जो भी उत्पन्न हो, इसके लिए एक व्यवस्था आरक्षित की जाए और उनकी बिक्री की विशेष व्यवस्था प्रारंभ की जाए, जिससे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, मैं इस बात को इसलिए भी आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मेरे लिए आस्था का विषय तो है ही, धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित करने का विषय भी है। साथ साथ जब मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं, उस समय में लगता है कि वास्तव में इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ लेने से हम वंचित रह गए। उसको बचाने की वे मुहिम में है और इसीलिए मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था और मैंने वहां देखा है खेती कैसे होती है, पशुपालन, भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर हैं। जब कानपुर की जो कार्यशाला हुई थी, कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी, मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया है। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहां प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी किया और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है और इसीलिए आपके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आपको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। मार्केट हम देंगे, आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे और उसका अच्छा दाम मिले, इसको भी सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे, किसान कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो किसान इसके साथ जुड़ रहा है, प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ रहा है, उसको हम लोग अगर किन्हीं कारणों से, यद्यपि कोई इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश भी है ही नहीं कि वहां पर उसे कोई नुकसान हो, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार उसमें आपके साथ खड़ी है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हमें इसके बारे में जाना पड़ेगा और इसी में, क्योंकि अगर हमें किसान की आमदनी को दुगना करना है वो तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, अन्य तमाम चीजों में सब्सिडी देकर के हम लोगों ने खेती के दायरे को बढ़ाया है, सिंचाई की अच्छी सुविधा दी है। अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। 21 लाख हेक्टेयर भूमि को। पहले डीजल में कितना पैसा लगता था, आज बिजली देनी प्रारंभ हुई, गांव-गांव में बिजली जा रही है और अब तो हम लोगों ने पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि बिजली के दाम खेती किसानी के मामले में आज लगभग आधे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधा हुआ है और हमारा प्रयास है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष में 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके उन्हें बिजली की व्यवस्था से भी मुक्त करते हुए
सोलर का भी उपयोग करें, आराम से उनको मुफ्त में ही वहां पर उनको पानी भी मिलेगा। तो लागत तो इससे कम हो ही रही है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड इससे मुक्ति मिलेगी, तो जो आचार्य जी कह रहे थे कि 15,000 पर एकड़ में अभी खर्चा आता है पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का, वह 1,000 में सीमित हो जाएगा। तो 14,000 का लाभ तो सीधे सीधे यही हो जाएगा। तो वह दुगना नहीं, वह तो 3 गुने 4 गुने तक आपका लाभ स्वयं ही पहुंच जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट देखने लायक भी होगा। ये चीजें देखने लायक होती हैं और मुझे लगता है उसका ज्ञान करना, उसका अनुभव लेना, उसके साथ जुड़ना, ये तो धरती माता के प्रति भी और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सबके दायित्व को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा। तो यह एक अभियान है आस्था के सम्मान का भी और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन का भी एक माध्यम बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर आचार्य जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस आधार पर आपका सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने इसमें रुचि ली। इसमें बहुत सारे तो हमारे ऐसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो शोधार्थी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या प्रगतिशील किसान हैं कि जो पिछले 2-3 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका हम उपयोग भी करते हैं, उनको कई जगह भेजते भी हैं कि भाई आप जाइए उन जनपदों में एक कार्यशाला लगाइए, लोग वहां पे कुछ प्रशिक्षण लोग लेंगे, अच्छा कार्य होगा और हमें इसके साथ जुड़ना होगा। तो लागत स्वतः ही कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा और जो प्रोडक्ट आप देंगे वह देखने लायक भी होगा, अच्छा स्वाद भी होगा। तो यह भी उसके साथ होगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको इसी बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्य सरकार इस पूरे अभियान में आपके साथ होगी, पग पग पर आपके साथ होगी, किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने नहीं आने देगी। मैं कृषि विभाग को इसमें रुचि लेने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों को इसके साथ रुचि लेने के लिए और प्रगतिशील किसानों के साथ साथ आम जन को भी इसमें रुचि लेने के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से प्राकृतिक खेती को लेकर संबोधित कर रहे थे। प्राकृतिक खेती को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसी वर्कशॉप को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर उन्होंने किसानों को संबोधित किया और साथ ही साथ लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया। जिस तरीके से फर्टिलाइजर यूज करके खेती की जा रही है, उसको देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा और यही वजह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इस वर्कशॉप में तमाम लोग मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की वर्कशॉप आयोजित की गई है लखनऊ में और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और जागरूकता लोगों के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। प्राकृतिक खेती कितना ज्यादा लोगों के लिए लाभदायक है, साथ ही साथ प्रकृति का भी नुकसान उससे नहीं होता है। लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कतें जो फर्टिलाइजर यूज करने पर होती है वो प्राकृतिक खेती से नहीं होती है। तो इस तरीके के लाभ लोगों को होते हैं और ये तमाम लाभ सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। तस्वीरें सीधा आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। अभी सीएम का संबोधन भी हमने आपको सुनाया। प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण बातों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी के सामने रखा। लखनऊ में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है और आपको बता दें कि यहाँ पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर सीएम ने संबोधित किया।
और अब सीधा किशनगंज का रुख करेंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। के साथ ही आपको ज्यादा सजग होकर चलना तैयार है। सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 4,000 करोड़ खर्च किए गए और मोदी सरकार बनने के बाद 700 करोड़ से बढ़ाकर 44 जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था वो अब 6,000 करोड़ होता है। लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। भारत प्रायोरिटी कितनी मजबूत है, मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है। सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावा सुनिश्चित नहीं है। आज मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पुलिस लाइन सबसे पहले सीएम पहुंचेंगे और सीएम योगी यहां से पुलिस लाइन से मां विंध्यवासिनी धाम जाएंगे, जहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम नजर आएंगे। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर के कार्यों का भी जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ विंध्य कॉरिडोर को लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम करेंगे। आज मिर्जापुर का सीएम का दौरा है और यहाँ पर पुलिस लाइन सबसे पहले सीएम पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे। मिर्जापुर की प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद विंध्य कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। समीक्षा बैठक एक होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहले निरीक्षण करेंगे विंध्य कॉरिडोर में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका। उसके बाद समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ होगी। अधिकारियों से जानकारी लेंगे, जो कुछ भी निरीक्षण के दौरान खामियां उनको नजर आएंगी उसको लेकर फटकार लगाएंगे और दिशा निर्देश देंगे। कार्य गति को देखेंगे, किस तरीके से कार्य की गति चल रही है, क्या क्वालिटी यूज की जा रही है, काम की गुणवत्ता को भी जांचेंगे। और ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता रहे हैं। विंध्याचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम इंतजाम सीएम के दौरे को लेकर किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। इसी वजह से सिक्योरिटी के पर्पस से भी खास इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे और यहां से विंध्यवासिनी माता के मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर के कार्यों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बारिश का कहर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है क्योंकि लगातार बारिश के चलते 4 मकान गिरे हैं। 2 गांवों में कुल 4 मकान गिर गए हैं। जेवर के धनसिया में 3 मकान गिरे हैं। दनकौर थाना क्षेत्र में अस्तौली में 1 मकान गिरा है। तो जिस तरीके से बारिश के बाद ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, लगातार जो निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उसका भी नुकसान हो रहा है और मकान भी गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही साथ पानी जमा होने की वजह से सड़कों पर भी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है बारिश के मौसम में। और फिलहाल खबर आपको हम बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर 4 मकान गिर गए हैं। 4 मकान के गिरने की वजह से लोगों को परेशानियां देखिए किस तरीके से हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा में बारिश का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर
2 गांव में कुल 4 मकान गिरे हैं। 3 मकान एक गांव में गिरे हैं, 1 मकान एक गांव में गिरा है। 2 गांव में कुल 4 मकान गिर गए हैं। जेवर के धनसिया में 3 मकान गिरे हैं। दनकौर थाना क्षेत्र के अस्तौली में 1 मकान गिरा है। बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों के लिए बड़ी परेशानी बारिश बन चुकी है। सड़कों की स्थिति बदहाल हो रही है, साथ ही साथ मकान गिर रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जेवर के मामले का बता रहे हैं आपको, जेवर में भी 3 मकान गिरे हैं, वहीं दनकौर में 1 मकान गिरा है। ग्रेटर नोएडा में 4 मकान गिरने की जानकारी मिल रही है। बारिश की वजह से मकान गिरे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरा मलबा मलबा नजर आ रहा है। नितिन हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए लगातार बारिश जो है वो अब परेशानी का सबब बन रही है। मकान गिरने की जानकारी मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से 4 मकान गिरने की जानकारी मिली है, जिसमें 3 मकान की बात करें तो ये 3 मकान अलग एक जगह पे गिरे हैं और बाकी जो 1 मकान है वो दनकौर में गिरा है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या कोई क्षतिग्रस्त भी हुआ है? देखिए बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से जो बारिश है वो पड़ रही है तो उसको देखते हुए जो मकान है, कच्चे मकानों की जो छतें हैं वो जो एकदम गिर रहा है, नीचे गिर रही हैं। जिस तरीके से बारिश काफी 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है तमाम अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, उसको देखते हुए मकानों की जो छत है वो गिर गई है, लेकिन उसमें कोई क्षतिग्रस्त की बात की जाए तो उसमें कोई ऐसा नुकसान हाथ नहीं हुआ कि जिस तरीके से वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उनको जो है घरों से जो बाहर निकाल दिया गया था। जिस तरीके से मकान, कच्चे मकान बने हुए थे, दनकौर क्षेत्र की बात की जाए तो दनकौर क्षेत्र में 1 मकान गिरा, 3 मकान जो है जेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरे हैं। जिस तरीके से जो बारिश है वो काफी तेजी से पड़ रही है, तो इस बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि अभी बारिश जो है काफी दिन और भी पड़ सकती है। इसे 1 हफ्ते की बारिश बताई गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से जो नुकसान काफी पहुंच रहा है बारिश को देखते हुए, क्योंकि मकानों को जो है लोगों को रहने की जो जगह बनी हुई थी वो मकान भी ढहे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है। सभी लोगों को समझा रहा है कि जिस तरीके से जो कच्चे मकान यहाँ पर बने हुए हैं उनको जो घरों से बाहर निकाला जा रहा है, कि जिस तरीके से बारिश काफी तेजी से हो रही है तो उसको देखते हुए प्रशासन सभी लोगों से अलर्ट की बात कर रहा है जी। बिल्कुल नितिन, और ये 4 मकान जो गिरे हैं इसमें लोग रह रहे थे, अब उन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया है, किस तरीके से वो अब, क्योंकि अगर मकान गिरा है भले किसी को इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ ही होगा। ऐसे में अब किस तरीके से इस नुकसान की भरपाई ये लोग कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो मकान गिरे हैं उसको लेकर जो जेवर के विधायक है धीरेन्द्र सिंह वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। जो लोगों को रहने की जो जगह है उन्होंने जो जगह बताई है कि आखिरकार यहाँ तक जब तक बारिश पड़ रही है, जब तक उनके मकान ठीक नहीं हो जाते, जो मकान गिरे हैं वो मकान नहीं बना लिए जाते, तो जब तक उनको जो रहने के लिए जो अलग जगह दी गई है, अलग उनके लिए ऐसा आशियाना जो है बनाने की बात की गई है। गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर आसाना की बात की गई कि इनको जो है अलग शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरीके से 3 मकान जेवर के अंदर गए हैं, तो वहाँ के जो विधायक धीरेन्द्र सिंह वो खुद मौके पे पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। वो दनकौर में भी पहुंचे थे, दनकौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 1 मकान वहां गिरा था, तो उसको देखते हुए भी जो है वहां पर लोगों में काफी डर बना हुआ है कि आखिरकार जिस तरीके से मकान जो गिर रहे हैं, बारिश जो पड़ रही है, उसको लेकर भी यहाँ नोएडा के डीएम खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं, सभी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। इन लोगों को एक अलग जगह रहने की जो है बात की जा रही है, कि जिस तरीके से आज मकान इन लोगों का गिरा है तो उसको जो है अलग बात कही गई है कि इसको जो है अलग बनाया जाएगा, इनको जो है कुछ दिन के लिए अलग शिफ्ट किया जाएगा जी। बिल्कुल, और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। बच्चे भी इनके घर में अगर मौजूद होंगे तो उनको किस तरीके से अब, क्योंकि पूरा मकान गिर गया है, सामान इनका क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसे में छोटे बच्चे अगर घर में होंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, रहने की दिक्कत हो गई है। साथ ही साथ अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उनको स्कूल जाने में भी दिक्कत होगी। चलिए नितिन, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, हॉस्पिटल के वार्ड में नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि MIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट इसको लेकर किया है और ओवैसी ने नमाज पढ़े जाने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का दावा किया है। नमाज पढ़ने के मामलों पर FIR दर्ज किए जाने को बताया है गलत। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, प्रयागराज का है। प्रयागराज पुलिस ने किया असुद्दीन ओवैसी के दावे का खंडन। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। महिला की एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है। महिला ने एक किनारे अता की है नमाज, जो कि पुलिस ने ये बताई है जानकारी। आपको बता दें कि अपने रिश्तेदार की सलामती के लिए महिला ने दुआ की है, ये बात पुलिस के द्वारा बताई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नमाज से अस्पताल के काम या मरीजों को कोई नुकसानी, कोई परेशानी नहीं हुई है।
महिला की नमाज पढ़ने का मामला अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये जानकारी पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी करके दी गई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और ट्विटर पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे इस बात को लेकर कि महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक महिला की नमाज पढ़ने की जो मामला जो है सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो चुका है, उसको लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि महिला के ऊपर नमाज पढ़ने की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, दरअसल पूरा मामला यहीं के एक अस्पताल का बताया जा रहा है कि वहां पर एक महिला अपने पेशेंट के साथ आई थी और इस दौरान वो एक अलग जगह पर, सेपरेट जगह पर नमाज की मुद्रा में थी और शायद वो नमाज पढ़ के दुआ कर रही थी। इसी को लेकर के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसको लेकर के राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ा था और ऐसा कहा गया था कि इस तरह जो वीडियो आया है उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर के जो प्रयागराज पुलिस है उसने बाकायदा खंडन जारी किया और उसने साफ किया है कि जो ये वीडियो है इसे जिस तरह से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये महिला जो है वो अपने किसी पीड़ित के साथ अस्पताल में थी और वो अपनी प्रेयर कर रही थी, उसके ठीक होने की दुआ कर रही थी, इसलिए ऐसा कोई वो जुर्म नहीं कर रही थी, ना ही उसकी वजह से कोई व्यवधान या कोई ऐसी जगह थी जहां से किसी को कोई परेशानी हो। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह से कोई एफआईआर नहीं की गई है और जो लोग भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस पर एफआईआर की गई है, उसका प्रयागराज पुलिस ने बाकायदा खंडन किया है। तो ये बात साफ हो गई कि गलत तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हालात बिगाड़ने की, माहौल खराब करने की जो तमाम आजकल कोशिशें हो रही, उसको एक तरह से करारा जवाब दिया है प्रयागराज पुलिस ने और साफ किया है कि इस तरह की जो घटना शोएब, बिल्कुल, लेकिन ये जो मामला हाईलाइट हो रहा था, इसको पुलिस ने इसका खंडन तो कर दिया है प्रेस नोट जारी करते हुए, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई भी इस मामले पर की जाएगी? बिल्कुल, इस मामले में पुलिस ने साफ किया है कि जो महिला दिख रही है वो अपने जो बीमार पीड़ित है उसके लिए प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है और ऐसी जगह पर कर रही है जहाँ कोई कुछ इस तरह की दिक्कत नहीं। तो इस तरह से उस पर या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, इतना जरूर कहा कि इस तरह से भ्रामक और झूठी अफवाह फैलाने वालों पर जरूर जो पुलिस है वो कड़ी कार्रवाई करेगी और इस तरह से बगैर जानकारी इकट्ठा किए किसी इस चीज के बारे में गलत सूचनाएं देना ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल शोएब, और जिस तरीके से माहौल बन रहा है ऐसे में आपसी सौहार्द बनाने की जरूरत होती है। लोग अगर इस तरीके से मामले को हाईलाइट गलत तरीके से करेंगे तो आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर सामने आती है दो समुदाय के बीच में, वो चीजें, वो टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को खुद ये समझना चाहिए कि ऐसा काम ना करें। चले फिलहाल शोएब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं और किशनगंज के प्रसिद्ध और प्राचीन बूढ़ी काली देवी मंदिर इस दौरान गृह मंत्री पहुंचे और यहां पर अमित शाह ने प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बता दें कि ऐसी आस्था है कि इस मंदिर में मां काली की आराधना से विशेष मनोकामना सफल होती है। इस मंदिर में मूर्ति दान की परंपरा भी रही है और यहां अगले 25 सालों तक मूर्ति दान की बुकिंग हो चुकी है। इसके महत्व को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री यहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना उन्होंने की। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से माता की आरती उतारते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। मंदिर के अंदर जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पंडितों ने, पुजारियों ने उनकी पूजा अर्चना करवाई और ये तस्वीरें आप देखिए, किशनगंज से सीधा तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। बिहार के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान किशनगंज पहुंचे जहां पर बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी बड़ी मान्यता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही थी। हमने आपको इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से इस मंदिर पर भी जो साज सज्जा का जो काम है वो पहले से ही किया जा रहा था और मंदिर को नया रूप देने की कोशिश की जा रही थी।
मंदिर को सुंदर सजाया जा रहा था, क्योंकि गृह मंत्री का यहाँ पर दौरा होना था। गृह मंत्री यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचने वाले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर में साफ सफाई का काम भी किया जा रहा था। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किशनगंज की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सीमांचल दौरे पर अमित शाह हैं, 2 दिन का ये दौरा उनका। और आज अपने दौरे के दौरान किशनगंज के बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की, माता की आरती उतारी। और ये तस्वीरें आप देखिए, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की है पूरी। इस मंदिर की बड़ी ही मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो भी मनोकामना उनके मन में होती है वो पूरी होती है। यहाँ पर मूर्ति दान की भी परंपरा है। मंदिर में मूर्ति दान की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। और इसी वजह से अमित शाह जब बिहार दौरे पर पहुंचे तो किशनगंज में यहाँ मंदिर में भी आए, बूढ़ी काली मंदिर में पहुंचे गृह मंत्री। यहाँ पर भी उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की। और आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर के महत्व को देखते हुए गृह मंत्री का दौरा जब सीमांचल में हुआ तो वो यहाँ पर मंदिर में भी आए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।